Assalamu alaikum class. I hope you all are doing fine. So today we are going to start our chapter number 4, that is about syntax analysis. So we already studied about syntax analysis in chapter number 3, but as the name depicts, when we talk about the syntax, it means that we need to understand the structure of the language. तो अगर हमने किसी लैंग्वेज का कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के दौरान हमने उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है या उसका मीनिंग देखना है कि कंपाइलर एक्चुअली क्या करता है, आप प्रोग्रामर राइट डाउन द प्रोग्राम और कंपाइलर उससे उसका मीनिंग डिड्यूस करके वो जो चाह रहा होता है उसकी वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के हमें देता है. तो अगर हमें ये नहीं पता होगा कि किसी चीज़ का सिंटैक्स, अगर हमने मीनिंग डिड्यूस करना है, इसका मतलब हमें उसकी समझ आनी चाहिए. उसमें हम क्या करते हैं, हम सिंटैक्स एनालिसिस करते हैं. अब इफ़ वी आर डूइंग सिंटैक्स एनालिसिस, इट मीन्स वी शुड आल्सो हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज, हाउ कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर मेड और हाउ द ग्रामर्स आर मेड. और उन ग्रामर्स को यूज़ करते हुए हम सिंटैक्स एनालिसिस फेज डिज़ाइन करते हैं. क्योंकि अगर किसी, लेट्स से आई एम राइटिंग डाउन द कंपाइलर फॉर सी लैंग्वेज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड नो द ग्रामर ऑफ द सी लैंग्वेज. तभी मैं सी लैंग्वेज के लिए कंपाइलर लिख सकती हूँ. मुझे पता होना चाहिए कि उसमें सिंटैक्स एनालिसिस मैंने कैसे करना है, हाउ कैन आई मेक द टोकन्स, हाउ कैन आई हैव टू मैच द सिंटैक्स. यू हैव ऑलरेडी नोटिस कि जब भी हम कोडिंग करते हैं, व्हेन आई वाज स्टूडेंट आई यूज्ड टू डू कोडिंग, सो इट्स वेरी रेयर दैट यू रन द प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन एंड यू गेट नो एरर. वो सिर्फ हेलो वर्ड का प्रोग्राम ही होगा कि जिसमें हमारे पास कोई एरर्स ना आए और वो हमने देख के लिखा है. बट इफ वी आर मेकिंग अ प्रोग्राम that is entirely based on our own logic, we are making something new, like मैं कोई project कर रही हूँ, कोई छोटा सा project भी कर रही हूँ, तो उसमें if I am making a program, so it's like 99% के मेरे पास errors आएंगी and then I will resolve the errors. तो mainly उसमें से अगर हम उन errors को देखें तो उन errors में भी 90% errors जो है वो हमारे पास syntax की errors आती हैं, और बाकी जो है वो हमारी logical errors तो वैसे भी compiler आपका इतनी easily डिटेक्ट ही नहीं करता. लेकिन बहरहाल लॉजिक तो हम ऑलरेडी पहले बिल्ड करते ही हैं प्रोग्राम की अच्छी, लेकिन एरर्स आ जाती हैं हमारे सिंटैक्स पे. तो इसलिए सिंटैक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से. अब हम आगे देखेंगे कि हमने इसको करना किस तरीके से है, या इस चैप्टर में हमारे पास क्या चीज़ें जो है वो बताई गई हैं. तो सिंटैक्स एनालिसिस और पार्सिंग रिकॉग्नाइजिंग द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी उसका सिंटैक्स क्या है, उसका क्या प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उस चीज़ को हम देखते हैं. चलें बहरहाल हम आगे देखते हैं अभी क्या है. इसमें इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसका पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद एरर हैंडलिंग, टाइप्स ऑफ पार्सर्स, then types of top-down parsers, predictive parsers, construction of predictive parsing techniques. Then we have LL1 grammar or error recovery in predictive parsers. These are the things we are going to study in this. Now this is the paragraph जिसमें जो हमारे पिछले चैप्टर में भी हमने जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि कंपाइलेशन जो है वो सोर्स प्रोग्राम को हम लेते हैं और पहले लेक्सिकल एनालिसिस होता है, वो रीड करता है इनपुट को, टोकन्स बनते हैं, वो सिंटैक्स एनालिसिस में आता है, ऑल दैट स्टफ, ग्रामर्स एंड ऑल दिस थिंग्स आर being discussed. So this is just the same thing जो हम पहले पढ़ चुके हैं. Then we have introduction. So here is something we need to read. They say that the syntax analyzer obtains a string of tokens from the lexical analyzer, right? Then it verifies the syntax of input string by verifying whether the input string can be derived from the grammar or not. आपके पास सिंटैक्स एनालाइजर ऑब्टेन करता है जब कोई स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स, लेक्सिकल एनालाइजर उसको स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स देता है, ठीक है. वो फिर वेरीफाई करता है कि जो हमारे पास लैंग्वेज है या जो हमारे पास सिंटैक्स है इनपुट स्ट्रिंग का, क्या वो हमारी ग्रामर से डिराइव हो सकता है कि नहीं हो सकती. यानी हमें एक ग्रामर पता है, यानी आपने सी में कोई लैंग्वेज कोई प्रोग्राम लिख दिया है और मैं अगर सी की कंपाइलर डिज़ाइनर हूँ तो मैं एक ऐसा इस तरह की डिड्यूस करूँगी, अपना पार्सर इस तरह का बनाऊँगी कि उसमें मैं देखूँ कि मैं उसमें सारे ग्रामर के रूल्स लिख दूँ और उसकी चेकिंग के लिए भी चीज़ें लिख दूँ कि फिर उसके बाद जब भी कोई भी बंदा सी का प्रोग्राम लिखे और वो कंपाइलर में जाए तो कंपाइलर उसकी इनपुट स्ट्रिंग लेने के बाद उसको एनालाइज करे सिंटैक्स एनालिसिस में कि क्या जो मेरे ग्रामर सी के लैंग्वेज के रूल्स हैं जो इस बंदे ने प्रोग्राम लिखे, क्या उससे वो बन सकता है कि नहीं बन सकता. इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज डिराइवेबल फ्रॉम द ग्रामर देन सिंटैक्स इज करेक्ट. अगर तो जी ठीक है आपका प्रोग्राम बन जाता है तो ग्रामर करेक्ट है. इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज नॉट डिराइवेबल तो इसका मतलब आपने सिंटैक्स गलत लिखा है.
This is shown in figure 4.1. The parser should also report syntactical errors in the manner that it is easily understood by the user. अब errors भी हमने इस तरीके से कंपाइलर में हमने इस तरीके से उसको डिज़ाइन करना है कि जब errors आए तो प्रॉपरली यूज़र को पता चल जाए कि जी ये इन जगह पे मेरे पास errors थी. अब ऐसे तो नहीं है कि आप सिंपली ये कह रहे हैं कि जी we have errors इन योर प्रोग्राम्स. लेट से आप प्रोग्राम बनाते हैं और उसके बाद आपको उसका आउटपुट ये मिलता है कि जी एरर्स हैं. अब कहाँ एरर्स हैं? अच्छा, अगर आपका 4 लाइंस का प्रोग्राम है, 5 लाइंस का प्रोग्राम है, चलिए आसान हो गया, आप निकाल लेंगे जहाँ पे एरर्स हैं. बट व्हाट इफ़ यू हैव अ प्रोग्राम विच हैज़ लाइक 100 लाइन्स, then 1000 lines, then multiple files. It is really very difficult to find out the errors. So हम क्या करते हैं, if we are designing the compiler, तो हम उसको बताते हैं कि आपकी errors कहाँ हैं. और mostly अब आपने देखा कि compilers are very advanced that even they highlight the error. पहले ये होता था कि इस line number पे error है, पहले कंपाइलर इस तरह से चलें ये बता देते कि तेरे इस लाइन पे है. अब तो इवन एरर हाईलाइटेड होती है और बल्कि जिस पूरे ब्लॉक में जिस जगह मसला होता है वो वहाँ पे उसको बताते हैं. और इवन इन मॉडर्न कंपाइलर्स व्हेन यू, जिस तरह आपकी स्पेल चेकिंग होती है माइक्रोसॉफ्ट में, वो उसको रेड हाईलाइट करते हैं और आप उस पर राइट क्लिक करते हैं तो आपको बता भी देता है कि करेक्शन क्या है. तो इवन समटाइम्स वो आपको कंपाइलर जो है वो करेक्शन भी बताता है. इट ऑल्सो हैव प्रोसीजर्स टू रिकवर फ्रॉम दीज एरर्स, यानी हम रिकवर भी कर सकते हैं और कंटिन्यू कर दे रहे हैं हम अपना पार्सिंग एक्शन. आज हम रिकवरी को ही पढ़ेंगे. द आउटपुट ऑफ द पार्सर इज पार्स ट्री फॉर द सेट ऑफ टोकन्स प्रोड्यूस्ड बाय लेक्सिकल एनालाइजर. यहाँ पे हमारे पास नीचे जो डायग्राम है उसको भी हम देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा सही तरह समझ आ जाएगी. अब यहाँ पे ये हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास जो आउटपुट होता है पार्सर का वो असल में क्या है, पार्स ट्री है. यानी आपका ये लेक्सिकल एनालाइजर जो था उसने ये हमारे पास बना दिया. लेक्सिकल एनालाइजर ने ये हमारे पास लेक्सिकल एनालाइजर के जो हैं वो टोकन्स हैं. ये टोकन्स जाते हैं हमारे पास सिंटैक्स एनालिसिस में. ठीक है, तो अब ये टोकन्स जब इधर जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक पार्स ट्री बन जाता है. इन प्रैक्टिस देयर आर नंबर ऑफ टास्क दैट आर कैरिड आउट ड्यूरिंग द सिंटैक्स एनालिसिस सच एज कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टोकन्स, स्टोरिंग इनटू सिंबल टेबल, परफॉर्मिंग टाइप चेकिंग, सिमेंटिक चेकिंग, जनरेटिंग इंटरमीडिएट कोड. ये सारे टास्क जो हैं वो हमारे सिंटैक्स लेवल पे ही होते हैं क्योंकि यहाँ पे हम सब बहुत ज़्यादा मेन काम कर रहे होते हैं और सारी एरर्स भी जो हैं वो तकरीबन हमारी इस फेज़ पे पता चल जाती हैं. फिर कोड जनरेशन में या ऑप्टिमाइजेशन में वहाँ पे जाके तो हमें कोई एरर्स नहीं पता चलनी. एरर्स तो यहीं पे क्योंकि सिंटैक्स एरर्स ही होती हैं मेनली, तो वो हमें यहाँ पता चल जाती हैं. और ये हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे दरमियान में, आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्सर में हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटन या ऑटोमेटा PDA, जिस तरह हमने यानी जो ऑटोमेटा की सारी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद टॉप डाउन और बॉटम अप ये पार्सर्स की टाइप्स वगैरह हैं. और ये CFG यानी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं. और ये सारे टोकन्स हैं और ये इसका पार्स ट्री बन गया है. वैसे भी आपको पार्स ट्री बनाना आ गया. अब हमारे पास जो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है वो ये है कि हमारे पास एरर हैंडलिंग किस तरह होती है पार्सिंग में. सो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन वुड बी वेरी सिंपल इफ़ इट हैज़ टू प्रोसेस ओनली करेक्ट प्रोग्राम्स. सोचें अगर प्रोग्राम्स ही सारे करेक्ट हो तो वी डोंट हैव एनी इशू देन. बट मेन प्रॉब्लम इज़ दैट it's not like that. But most of the programmers write incorrect program. Hence, a good compiler should always assist a programmer in identifying and detecting errors. तो आपके compiler अगर compiler errors detect नहीं कर रहा, it is of no use at all, right? So generally, programming languages do not specify how a compiler should respond to errors. हम let's say मैंने एक language बनाई है A++, let's say. Okay, just it's because it is the first letter of my name. So if I made a language, तो मैंने उसकी ग्रामर तो लिख देनी है, लेकिन अब मैंने ये तो नहीं बताना ना कि अगर किसी बंदे ने यहाँ पे गलती कर दी तो आपने क्या करना है. फॉर एग्जांपल जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसकी ग्रामर है, उसकी ग्रामर है, लेट्स से ग्रामर की बुक है इंग्लिश लैंग्वेज की, लेट्स से हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन. ऑलराइट, आई थिंक आप सबको उससे फेमिलियर होंगे. अब इफ़ यू जस्ट if you read that book, they just tell you the rules and regulations of English language, but they do not tell you कि अगर आपने plural गलत बना दिया या ये गलत बना दिया तो आपने उसमें क्या करना है. They do not tell you that if you speak English wrong, so what should be done with you.
नो, दे डू नॉट टेल। तो वो हमें ये नहीं बताते कि अगर कोई गलती करता है तो उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करना है। ग्रामर जिस बंदे ने बनाई है, जिस बंदे ने कोई लैंग्वेज बनाई है और उसके सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, वो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बंदे उनको फॉलो करें और ठीक काम करें। अगर कोई गलत करता है तो दैट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेकर ऑफ द ग्रामर, या कि उसको नहीं करना इस चीज़ का हल। तो ये पूरा का पूरा कंपाइलर वालों ने करना, यानी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अब ये काम परफॉर्म कर रहे हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन और कंपाइलर डिज़ाइनर वाले, कि उन्होंने उसको समझना है और गलतियां आए तो वो हैंडलिंग सारी कंपाइलर डिज़ाइन वालों का काम है। वाई? बिकॉज ग्रामर तो उन्होंने बना के दे दी लैंग्वेज वालों ने। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि वो कंपाइलर डिज़ाइन वाले करें। सो जनरली जो हमारे पास एरर्स आती हैं डिफरेंट लेवल पे, उन पे उन्होंने लिखा हुआ है कि लेक्सिकल लेवल पे हमारे पास क्या, लेक्सिकल एनालिसिस लेवल पे हमारे पास क्या एरर्स आती हैं। वो होती हैं अनरिकग्नाइज्ड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, कि हमारे पास आपने देखा है लेक्सिकल एनालिसिस पे भी हम रेगुलर एक्सप्रेशंस देते हैं ताकि हम टोकन्स बना सकें, या हम एक रूल बताते हैं। तो लेट्स से कि जैसे हमने आइडेंटिफायर के लिए रूल बताया हुआ कि आइडेंटिफायर के लिए हमारे पास पहले अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ठीक है ना, या फिर डिजिट्स होने चाहिए। तो देखिए अब मैं 9 लिख दिया, हालांकि 0 से 9 लिखना था, 0 to 9 होने चाहिए। और लेट से इस तरह की जो भी बातें हैं अभी फिलहाल मेरे ज़हन में नहीं आ रही, कैपिटल स्मॉल सब कुछ। तो अगर मैं इस तरह समझे ये भी लिख देती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा जी कैपिटल ए से स्मॉल जी तक भी हो सकता है एंड ऑल दैट स्टफ। तो अगर ये स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट होगा तो ये लेक्सिकल एनालाइजर को पता चल जाएगा कि जी क्योंकि मैंने जो रेगुलर एक्सप्रेशन दिया उसके मुताबिक ये टोकन बन ही नहीं सकता, वो उसको रिकग्नाइज नहीं करेगा। तो दैट कुड बी द एरर एट लेक्सिकल लेवल, क्योंकि लेक्सिकल लेवल पे हम सारी सब कुछ तो नहीं कर रहे होते ना, लाइक हम पूरी ग्रामर तो नहीं लैंग्वेज की लिखते थे, तो वो पूरी ग्रामर वाला काम तो हम सेंटेक्स लेवल पे करते थे। इसलिए लेक्सिकल एनालिसिस के लेवल पे हमारे पास इस तरह की एरर्स आती हैं कि जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन और जो हमने चीज़ें स्पेसिफाई की होती हैं, अगर उसके मुताबिक वो आपकी लैंग्वेज में नहीं लिखी हुई चीज़ें, आपके प्रोग्राम में नहीं लिखी हुई, तो वो कीवर्ड या आइडेंटिफायर या जो भी है उसको वो बता देता है। सेंटेक्स लेवल पे हमारे पास मिसिंग ऑपरेटर, ऑपरेंड्स इन एक्सप्रेशन। अच्छा ये वैसे यहाँ पे मिसिंग बता रहे हैं, लेकिन सेंटेक्स लेवल पे हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, यानी हम सारा सेंटेक्स देखते हैं, उसमें कोई भी गलती है तो उस चीज़ को हम यहीं पे देखते हैं। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो वो भी हम सेंटेक्स लेवल पे ही देखते हैं। जैसे आपके पास फंक्शन है, आपने उसकी एंड पे ब्रेसेस नहीं लगाए, कुछ भी है, तो वो सारा सेंटेक्स लेवल पे देखते हैं। सेमेंटिक लेवल पे हम फिर इनकम्पैटिबिलिटी देखते हैं कि है तो सब कुछ लेकिन चीज़ें इनकम्पैटिबल है, यानी आपने जो कुछ भी लिखा है दैट इज सेंटेक्स वाइज इट इज करेक्ट, एवरीथिंग इज कंप्लीट, बट इट इज नॉट मेकिंग सेंस, द थिंग्स आर इनकम्पैटिबल विद ईच अदर। सो दैट इज समथिंग दैट वी डील एट द semantic level, and then they say that we have logical errors as well, like infinite loops. So the main thing which is being discussed here is that detecting logical errors at compile time is a tedious task. It means that it is a very difficult task. It doesn't mean कि ये होता ही नहीं है, कभी होता है, हम ये कर सकते हैं, लेकिन ये एक मुश्किल काम है। और ये भी है कि सारी लॉजिकल एरर्स कभी भी हम डिटेक्ट कर भी नहीं सकते और उसकी रिकवरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि लॉजिक जो है प्रोग्राम की वो हर माइंड ने अपने लिहाज से लिखी होती है, जिस माइंड ने प्रोग्राम लिखा। तो उसके लिए फिर उस लॉजिक को करेक्ट करना कंपाइलर के लिए तो बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि कंपाइलर डिज़ाइनर ने तो कंपाइलर पहले बना दिया। सो दीज आर टू entirely different things. So in compilation process 90% of errors are captured during the syntax and semantic analysis phase. That is why error detection and recovery in compiler are centered on parsing, and the main reason for this is many errors are syntactic in nature and are captured when a stream of tokens from the lexer does not match with the grammar of the programming language. यानी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि लेक्सर ने स्ट्रीम ऑफ टोकन्स बना दी, क्योंकि उसे जिस तरह का हमने स्टार्टिंग में हमने जो रिक्वायरमेंट्स उसको दी, लेकिन जब उसने उसको ग्रामर के साथ मैच किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो वो मैच नहीं हुई, तो अब हमारे पास एरर आने शुरू हो गई। अनदर रीज़न इज़ द प्रिसीजन ऑफ मॉडर्न पार्सिंग मेथड्स। मॉडर्न पार्सर्स जो हैं वो इतने एफिशिएंट हैं, इतने प्रिसाइज हैं कि वो आपकी एरर्स को बहुत जल्दी जो है वो डिटेक्ट करते हैं। अब हम रिकवरी की स्ट्रेटजीज देखेंगे कि हम कैसे रिकवर करते हैं। डिटेक्शन तो हो गई ना, अब हमने डिटेक्शन के वेज नहीं देखने, हमने देखना है कि हम रिकवर किस तरह कर लेते हैं। डिटेक्ट तो जाहिर सी बात है कि कंपाइलर ने करना ही है। तो हमारे पास 4 वेज हैं, पैनिक मोड,
फ्रेज लेवल, एरर प्रोडक्शन और ग्लोबल करेक्शन। हम एक एक करके इन सबको देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं जी अपने हम रिकवरी, पैनिक मोड या रिकवरी को। दिस इज सिंपल मैथड, ये सबसे आसान मैथड है, यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द पार्सर्स। On an error, the recovery strategy used by the parser is to skip input symbol one at a time until one of the designated synchronizing token is found. The synchronizing token can be like AND, comma, AND braces, comma, brackets और सेमी कॉलन। अच्छा, ये दो कॉमर्स जो हैं ये मैंने कॉमा बोल दिए, कॉमा नहीं, एक्चुअली एंड और ये ब्रेसेस और इस तरह की चीज़ें, बिकॉज कॉमा इज़ नॉट एन एंड सिंबल, आई एम सॉरी, whose role in the source program is well defined. The compiler designer must select appropriate set of synchronizing token from the source language, for example in C language. Detecting an error, अब हम क्या करते हैं, simply skip all the characters until this semicolon comes. Since semicolon is end of every statement, अब आप क्या हुआ कि मैंने लिख दिया print और F नहीं लिखा मैंने और इतनी कुछ लिख दिया और ऐसे किया। अब जब मेरे कंपाइलर ने यहाँ तक रीड किया, यहाँ पे एफ़ उसको नहीं मिला, तो उसने ये सब चीज़ें स्किप करके ये करके ख़त्म कर दिया, याद रख लिया कि ये लाइन नंबर जी 91 थी और बता दिया कि लाइन नंबर 91 पे, अगर तो बहुत मॉडर्न कंपाइलर है तो वो हमें क्या बताएंगे कि बस यहाँ पे एरर थी, उसने डिटेक्ट कर दिया और उसने इस चीज़ को स्किप ऐसे किया कि बस अब उसने जो कुछ भी है उसको रीड नहीं किया और आखिरी चीज़ पढ़ के अगली लाइन पर आ गया ताकि अगली लाइन को वो देख लें। तो ये पैनिक मोड या एरर रिकवरी है। रिकवरी इस तरह कि ये उसने उससे कुछ ठीक नहीं किया लेकिन अगली लाइन पे जाने के लिए उसने बाकी चीज़ों को इग्नोर किया ताकि वो मूव करे नेक्स्ट लाइन पे और इसको बाद में एरर को हमें शो करवा दे। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एरर को ठीक कर देता है या उसको करेक्ट कर देता है। इट इज़ नॉट करेक्शन, इट इज़ सिंपली ये कि ये नहीं है कि जैसे ही यहाँ पे एफ मिसिंग हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग हुई है तो कंपाइलर रुक गया और उसने कहा जी अब प्रोग्राम नहीं आगे चल रहा क्योंकि एरर आ गई। नो, वो एरर उसे पता चल गया कि इधर कोई एरर है, उसने वो बाकी सब चीज़ें स्किप की और अगली लाइन रीड की। अब सारी की सारी चीज़ें वो हमें एंड पे बताएगा। देन वी हैव फ्रेज लेवल रिकवरी। अब फ्रेज लेवल रिकवरी पे हमारे पास क्या होता है, ऑन डिटेक्टिंग एन एरर द पार्सर मे परफॉर्म सम लोकल करेक्शंस ऑन रिमेनिंग इनपुट। इट कुड बी रिप्लेसिंग an incorrect character with correct one, swapping two adjacent characters, such as parser can continue with process. The local correction is the choice is left to the compiler designer. ये उसी तरह जिस तरह आपको मैंने लेक्सिकल एनालाइजर में बताया था, वो डिलीट और रिप्लेस और स्वैप इस तरह की हमारे पास चीज़ें थी ना, तो ये उस तरह की रिकवरी है कि अगर आपको लगता है, हाँ ये देखें, वो देखिए मैंने देखा ही नहीं, रिप्लेस, डिलीट, इंसर्ट, हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ये सिर्फ उसमें है कि जिसमें बहुत बहुत स्मॉलर है, जैसे CHRA लिखा हो तो वो उसको करेक्ट करके CHAR लिख दें, या CHA लिखा हुआ है हमारे पास तो वो R मिसिंग हो तो वो R लिख दें। यानी बहुत माइनर लेवल की रिप्लेसमेंट या इंसर्शन या डिलीशन हम करते हैं या स्वैपिंग हम करते हैं, और हमें बहुत केयरफुल रहना होता है जब हम ये रिप्लेसमेंट्स करते हैं, क्योंकि समटाइम्स रिप्लेसमेंट्स जो हैं वो इनफाइनाइट लूप्स में या और भी किसी भी तरह की एरर्स में चली जाती है। यानी बेसिकली हम एक एरर को दूर करने के लिए और ज़्यादा एरर्स कर देते हैं और इस तरह की चीज़ों को हम स्किप करते हैं इन कंपाइलर डिज़ाइन, क्योंकि ये चॉइस जो ये कंपाइलर डिज़ाइनर को दी गई है। और एज अ कंपाइलर डिज़ाइनर मोस्ट ऑफ द कंपाइलर डिज़ाइनर इस तरह की चीज़ों को स्किप करते हैं। वो यकीनी तौर पे आपको ऑप्शन दे देते हैं कि अगर, यानी लेट्स से कि आपके पास लाइन में एरर आया हुआ है, ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास कोई लाइन है और यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, डिटेक्ट होने के बाद जब वो उधर जाएंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि आप इसके स्पेलिंग को ठीक कर लें, इसकी ये चीज़ बनती है, लेकिन वो खुद ठीक करेंगे नहीं क्योंकि इस तरह हमारे पास गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हमारे पास है एरर प्रोडक्शंस। इन कंपाइलर डिज़ाइनर हैज़ अ गुड आइडिया अबाउट पॉसिबल एरर्स, then he can add rules with the grammar of the programming language to handle erroneous constructs। यानी ऐसी erroneous चीज़ को कहते हैं बेकायदा चीज़ों को, यानी अजीब सी कोई चीज़ें आ जाए। अब लेट्स से मुझे आइडिया, जैसे आपने अगर C# में की हो प्रोग्रामिंग तो उसमें ये होता था कि हमारे पास एक्सेप्शनल हैंडलिंग आती थी और उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी होती थी कि ये एक्सेप्शन आए तो इसको इस तरह हैंडल हम कर सकते हैं। तो वो हमें कंपाइलर खुद ही, यानी वो जो IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम यूज़ करते थे, वो खुद हमें उस तरह के ऑप्शन देता था।
तो लेट्स से कि आपको पता है कि सी लैंग्वेज में जी इस तरह के मसाइल आ सकते हैं। अब एक बंदा है, वो सी लैंग्वेज का बहुत एक्सपर्ट है, उसने लोगों के बहुत प्रोग्राम्स देखे हुए हैं और पहले बहुत से कंपाइलर्स भी लिखे हुए हैं, और उन कंपाइलर्स में जो एरर्स आती हैं उसको उसका आइडिया है, एक डेटा सेव किया हुआ है, तो उन स्पेसिफिक एरर्स के लिए वो खुद ही बता देगा कि अच्छा ये एरर है तो हम उसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि हम इस तरह कर सकते हैं कि ये एरर आए तो वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर को पता हो कि ये इस एरर की, यानी कि अभी मेरे जहन में कोई इस तरह की एरर आ नहीं रही है, लेकिन अगर आप यही सोच लें कि जैसे प्रिंट एफ के अंदर किसी ने स्टेटमेंट लिखी हुई है और उसमें वो इन्वर्टेड कॉमर्स को मिस किया हुआ है, तो उन्हें पता है कि जी अच्छा ये इसने ये गलती की हुई है, हम ठीक कर देते हैं, या एंड वाली ब्रेसेस मिस की हुई हैं, इस तरह की कोई चीज़ें की हुई हैं, या इससे बड़ी भी मिस्टेक्स हैं कोई, लेकिन हमें पता है कि उसका सोल्यूशन एक ही है। अगर किसी ने ऐसी गलती की है तो उसका एक सिंगल सोल्यूशन है, तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो वो जब हम कंपाइलर का डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो सिंटैक्स लेवल पे हम उस लैंग्वेज की ग्रामर के साथ कुछ और रूल्स ऐड कर देते हैं कि अगर ऐसी गलतियां आएँ तो उनको इस तरीके से डील करना है। तो इस तरह हम कर देते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक पार्सर जनरेटर जो है वो इसी तरह की कंपाइलर की स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ करता है। उसके बाद हमारे पास आखिरी चीज़ है जी ग्लोबल करेक्शन। जनरली इट इज़ प्रेफर टू हैव मिनिमम चेंजेस। हम यही कहते हैं, अब देखें ये भी चेंज ही कर रहा है और इससे ऊपर वाला भी चेंज ही कर रहा है, ठीक है ना। तो हम चाहते ये हैं कि चेंजेस ना हो। करेक्शन इज करेक्शंस इन इनपुट स्ट्रिंग। तो हम चेंजेस को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास ये है एल्गोरिदम्स टू ऑब्टेन ग्लोबली लीस्ट कॉस्ट करेक्शन दैट हेल्प इन चूजिंग अ मिनिमल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। जितना कम चेंज हो उतना हम करते हैं, और हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, बल्कि हम यही चाहते हैं कि चेंजेस ना ही करने पड़े। हम एरर्स ही हम सिर्फ डिटेक्ट ही करें, रिकवर ना करें। लेकिन बहरहाल रिकवरी टेक्निक्स हैं और उनको हम ज़रूर कंसीडर करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्सर्स हैं, इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।